Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great. बेटे, I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, Bimna. जैसे आपको पता है, मैं आपका इरफान सर, बायोलॉजी ट्यूटर, और कुछ दिनों से आपको पता है हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही है बेटे, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ की बात हो रही है ना कुछ दिनों से। आज हमारा बेटे चौथा लेक्चर जो है शुरू होने वाला है, उसमें बेटे हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले बेटे हमने डिस्कवरी ऑफ द सेल, एनिमल सेल के बारे में, और आज हम बेटे प्लांट सेल के बारे में इस लेक्चर में बेटे बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेटे किससे? प्लांट सेल से स्टार्ट करेंगे बेटे। किस चीज से करेंगे स्टार्ट? हम प्लांट सेल से। आपको याद होगा कि एनिमल सेल के मैंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, कौन से फीचर्स मैंने एनिमल सेल के बारे में आपको बताए हैं। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट वहां पे बताया था कि एनिमल सेल में बेटे सेल वॉल नहीं होता है, वहां पे एक आउटर कवरिंग जो है, जो बेटे सेल को प्रोटेक्ट करती है, जो सेल के प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम बेटे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक प्रोटेक्टिव और रिजिड कवरिंग होती है, जिसको आप सेल वॉल कहते हैं। क्या कहोगे बेटे उस कवरिंग को? उस कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल्स में ये सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पे क्या होता है बेटे? वहां पे होता है ना सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है बेटे? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर से बेटे सेल वॉल भी होता है। तो बेटे डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों से एक स्क्रीन जो है शेयर करूंगा, ताकि बेटे आपको कोई डाउट ना रहे, ताकि आप इजिली डिफरेंशिएट कर पाओगे एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में। तो देखिए बेटे, हमारे पास हमारे स्क्रीन पे जो है ये प्लांट सेल की डायग्राम है। इससे पहले मैंने बेटे आपको एनिमल सेल का जो है डायग्राम जो है वो आप लोगों से शेयर किया हुआ है। वहां पे आप देखते थे सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था, माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम्स थे। वैक्यूल्स की वहां पे बात नहीं हुई। हाँ, अगर वैक्यूल्स होंगे उनका साइज जो है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स बेटे बड़े बड़े साइज के होते हैं। लार्ज साइज के वैक्यूल्स जो है प्लांट्स में बेटे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ना बेटे आउटर कवरिंग, बाहर से देखोगे ना, बाहर से प्लांट सेल में क्या होता है? क्या सेल मेम्ब्रेन होगा? नहीं, अभी कहा मैंने कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक हार्ड, एक रिजिड कवरिंग होती है, जिसको आप बेटे सेल वॉल कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सेल वॉल इस तरीके से बेटे, जो आउटर कवरिंग है इस प्लांट सेल की, जो एक आउटर कवरिंग है, ये है ना आउटर कवरिंग, और इसी आउटर कवरिंग को बेटे आप सेल वॉल कहते हो। क्या कहोगे बेटे? सेल वॉल कहोगे। सर इसका काम क्या है? मैं बता दूंगा सेल वॉल का क्या काम है बेटे। आपको याद रखना है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बट प्लांट सेल में बेटे सेल वॉल प्रेजेंट होता है। कुछ फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटिस्टेंट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो बेटे सेल वॉल जो है ये एक आउटर रिजिड कवरिंग होती है, जो बेटे सेल की शेप वगैरह को फिक्स करता है। प्लांट सेल की क्या होती है बेटे? फिक्स्ड शेप होती है ना। क्यों फिक्स्ड शेप होती है? इसी सेल वॉल की वजह से बेटे प्लांट सेल की एक फिक्स्ड शेप होती है। एनिमल सेल्स की बेटे कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, क्योंकि वहां पे बेटे वहां पे क्या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से एनिमल सेल की बेटे जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन प्लांट सेल्स की जो शेप है वो बेटे चेंज नहीं होती है। तो याद रखेंगे बेटे, यहाँ पे हम इस चीज को मेंशन करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। तो याद रखोगे बेटे, सेल वॉल जो है इट इज एन आउटर rigid protective covering of the cell. और इसी सेल वॉल के बीच एक सेल से दूसरी सेल के बीच में बेटे एक्सचेंज होता है।
अगर हम बेटे यहाँ पे एक सेल की बात करेंगे, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इसके एडजेसेंट में दूसरी प्लांट सेल है। अगर इस चीज के अंदर, इस सेल के अंदर किसी वाटर की कंसंट्रेशन या किसी और चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है तो वो दूसरे सेल में बेटे इसी सेल वॉल के जरिए से जाएगा। और सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल बेटे प्लांट्स में डिफरेंट सेल्स को आपस में अटैचमेंट में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, इनको टिश्यू बनाना है ना, क्योंकि आपको पता है जब सेल्स कंबाइन होती है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होके ही बेटे एक टिश्यू बनता है। जब एक सेल दूसरे सेल के साथ, फिर तीसरे सेल के साथ इस तरीके से कंबाइन होगी ना, कंबाइन कराने के लिए सेल वॉल का होना जरूरी है, क्योंकि सेल वॉल जो है डिफरेंट सेल्स के मतलब जो सेल वॉल जो है डिफरेंट सेल्स में होता है या डिफरेंट सेल्स को बाइंड करने में ये जो सेल वॉल है ये एज सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। बेटे यहाँ पे ये है ना सेल वॉल, इस प्लांट सेल का भी क्या होगा? सेल वॉल। इनके बीच में क्या है? ये सेल वॉल जो है ये एडहेसिव टाइप होता है, ग्लू लाइक होता है, ताकि एक सेल जो है दूसरे सेल के साथ बाइंड हो जाएगी। ये काम कौन करता है बेटे? सेल वॉल करता है। इसके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल वॉल के ऊपर कुछ पोर्स होते हैं, कुछ पिट्स होते हैं, कुछ प्लाज्मोडेस्मा होता है, जिसके बीच में बेटे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम वन प्लांट सेल टू अदर प्लांट सेल। तो आपने सबसे पहले देखा प्लांट सेल्स के बाहर से जो आउटर प्रोटेक्टिव रिजिड कवरिंग होती है, जो बेटे जिसके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बेटे, याद रखना है आपको। और बेटे ये जो सेल वॉल है ये इस प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब एंटर ना करे, उस चीज से भी ये जो सेल वॉल है एक प्लांट सेल को या एक प्लांट को बेटे प्रिवेंट करता है। इसी तरीके से बेटे कल इस चीज की बात हो गई है, न्यूक्लियर पोर, तो मैंने आपको कल भी कहा है। न्यूक्लियर एनवलप की भी बात हो गई है, न्यूक्लियोलस की बात हुई है, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हुई है। यहाँ पे अब बात करेंगे बेटे क्लोरोप्लास्ट की, जो आपको पता है कि जिस क्लोरोप्लास्ट की बात मैंने कल भी कही है, पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा है। देखो बेटे जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस सेल का? प्लांट सेल का। प्लांट सेल में बेटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है बेटे? यही वो ऑर्गेनल है ना, यही क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जहां पे बेटे फोटोसिंथेसिस होता है। क्या ये फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में होता है? बिल्कुल एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए वहां पे क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी नहीं है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट कहां पे प्रेजेंट होता है बेटे? ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। और क्यों होता है? ताकि प्लांट जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। इसीलिए इस क्लोरोप्लास्ट को, इसीलिए इस प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि किचन में क्या काम हो रहा है? फूड की प्रिपरेशन हो रही है ना, फूड जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, इसीलिए इस क्लोरोप्लास्ट को बेटे किचन ऑफ द सेल का नाम क्रेडिट किया गया है। किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल कहते हैं बेटे इसको, किचन ऑफ द सेल, याद रखना है आपको। और इसी क्लोरो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कल बोला है मैंने, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोमस की बात हुई है, लाइसोसोमस की बात हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात, माइटोकॉन्ड्रिया की बेटे बात हुई है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की भी बेटे बात की हुई है। यहाँ पे अब आप देखेंगे, यहाँ पे बेटे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, हाँ यहाँ पे आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई है, वैक्यूल्स की बात हुई है, पेरोक्सिसोम जो है बेटे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं, गोल्गी बॉडी की बात हुई है, सेल मेम्ब्रेन की बात हुई है, और यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं जैसे प्लाज्मोडेस्माटा है, पेरोक्सिसोम है,
और क्लोरोप्लास्ट है और बेटे साइटोप्लाज्म है। अभी मैं बेटे दो चीजें यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। एक है बेटे साइटोप्लाज्म, दूसरा है बेटे वैक्यूल, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा ये स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हो आप बेटे? इसी स्ट्रक्चर को तो आप वैक्यूल कहते हो ना, क्योंकि मैंने कल भी कहा है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा है कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये बड़े बड़े सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेजॉरिटी में मतलब मोस्टली ये सेल का जो 80% स्पेस है प्लांट सेल का वो ऑक्यूपाई करता है। और इस वैक्यूल जो ही ये वैक्यूल बीच में अपीयर हो जाता है या इसका साइज जो है वो बड़ा होता है, ये साइज बड़ा होने की वजह से जो आसपास में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये उनके ऊपर एक ना प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है वो बेटे पेरिफेरी की ओर एंड्स की ओर चली जाते हैं, क्योंकि ये वैक्यूल जो है यूजुअली सेंटर में होता है और इन प्लांट सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो एक एंड की ओर चला जाएगा ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि वैक्यूल जो है ये जब सेंटर में प्रेजेंट है जो इसका साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होने की वजह से जो सेल ऑर्गेनल्स है वो कहा, वो तो जाएंगे ना पेरिफेरी की ओर। क्यों जाएंगे? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वैक्यूल, क्योंकि ये बाकी सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से सेल ऑर्गेनल्स पेरिफेरी की ओर चली जाती है। तो बेटे यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। किस चीज की बेटे बात करेंगे? हम बात करेंगे बेटे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती है। जैसे मैंने आपको कल कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया भी था डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसी तरीके से बेटे आपको याद रखना है जो प्लास्टिड है ये भी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, और इन दोनों को हम कहते हैं ना सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं बेटे? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। हमारे पास जो ये सेल है, जो ये सेल ऑर्गेनल है, ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटे किसका? ये आउटर मेम्ब्रेन है प्लास्टिड का, और ये प्लास्टिड का कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन है बेटे प्लास्टिड का, और इसके अंदर से एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को बेटे स्ट्रोमा कहते हैं। याद रखोगे पहले ये है इनर मेम्ब्रेन, आई एम इनर मेम्ब्रेन। इस फ्लूइड को बेटे स्ट्रोमा कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहेंगे, और इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ बेटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप थाइलाकॉइड्स कहते हैं, जिनको बेटे थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इस तरीके के सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल के अंदर होते हैं, और इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बेटे थाइलाकॉइड्स कहते हैं। एक मेम्ब्रेन को कहोगे, एक यूनिट को कहोगे थाइलाकॉइड, एक यूनिट को बेटे थाइलाकॉइड कहोगे, और पूरे स्ट्रक्चर को आप ग्राना कहोगे। पूरे स्ट्रक्चर को बेटे ग्राना कहोगे। क्या कहोगे? ग्राना कहोगे। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम बेटे पेरीप्लास्टिड स्पेस कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक स्पेस हुआ करती है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और जो प्लास्टिड के बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है ना उसको पेरीप्लास्टिडो स्पेस कहते हैं। पेरीप्लास्टिडो स्पेस याद रखना है बेटे आपको। और इसमें फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडो फ्लूइड, पेरीप्लास्टिडो फ्लूइड। याद रखना है इसको पेरीप्लास्टिडो फ्लूइड कहते हैं। पेरीप्लास्टिडो स्पेस होती है, ग्राना है, स्ट्रोमा है। ये अंदर से जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर से फ्लूइड होता है वो स्ट्रोमा होता है। इनर मेम्ब्रेन के बाहर से जो फ्लूइड होता है उसी फ्लूइड को हम पेरीप्लास्टिडो फ्लूइड कहते हैं। और बेटे यही सेल ऑर्गेनल वो ऑर्गेनल है, यही प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जो एनिमल सेल्स में नहीं होती है, और इसी का काम है ना बेटे इसी सेल ऑर्गेनल के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होता है। क्या हो रहा है बेटे? इस ऑर्गेनल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और ये ऑर्गेनल जो है एनिमल सेल्स में नहीं होती है, बिकॉज एनिमल सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं। याद रखना है बेटे इसका स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये है बेटे ग्राना,
इसको ग्राना कहते हैं, इस फ्लूइड को हम बेटे स्ट्रोमा कहते हैं। ये है बेटे इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। इस फ्लूइड आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसको बेटे पेरिप्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। और इन ग्राना के बीच में जो चैनल होती है इसको हम बेटे लैमली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? लैमली कहेंगे या लैमलिसोम कहेंगे। और इसी बेटे इसी ऑर्गेनल को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। इसी ऑर्गेनल को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और एक बात आपको पता है, वो भी यहीं पे क्लियर करो बेटे, वो भी यहीं पे याद रखो कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, वो भी इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्यों? क्लोरोप्लास्ट में क्या ऐसा है बेटे, आपने सुना होगा प्लांट जो है दे आर ग्रीन, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। It is all because of green colored pigment that is chlorophyll। और वो क्लोरोफिल भी बेटे इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। याद रखना है बेटे, ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। याद रखना है बेटे, यही वो पिगमेंट है, यही वो प्रेडोमिनेंट पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराने में बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट ए सेकंड बेटे। तो बेटे दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड कहो आप, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिड जो है ये एक्चुअल में एक फैमिली है। क्लोरोप्लास्ट उसका टाइप है, फिर ल्यूकोप्लास्ट है, फिर क्रोमोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट है, बहुत सारे प्लास्टिड्स है। लेकिन बेटे आप क्लोरोप्लास्ट जो है उसी को याद रखोगे, या जो ही हम बेटे प्लास्टिड की बात कहेंगे आप उसको रिलेट करोगे किसके साथ? क्लोरोप्लास्ट के साथ। वरना इसके अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन बेटे 8th स्टैंडर्ड में वो चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो ही आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको हर एक पार्ट जो है उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल बेटे याद रखोगे दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते हैं बेटे। आपका जो स्क्रीन था वो यहाँ था। हाँ, ये जो स्लाइड है हमारा, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं बेटे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसी फ्लूइड मैट्रिक्स को बेटे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए बेटे, साइटोप्लाज्म के ऊपर अब हम लास्ट में बात करेंगे और उसके बाद में आपको डिफरेंशिएशन कराऊंगा प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। लेकिन पहले मैं बता दूंगा आपको कि ये साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए बेटे, अगर हमारे पास चाहे प्लांट सेल एनिमल सेल हो या हमारे पास बेटे कोई प्लांट सेल हो, ये हमारी प्लांट सेल है, ये हमारी एनिमल सेल है। एनिमल सेल में भी क्या होगा बेटे, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, बाकी ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम्स होंगे, बाकी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे, है ना। मतलब छोटे वैक्यूल्स ही सही तो होते हैं। इसी तरीके से जो ये सारी ऑर्गेनल्स जो है ना बेटे, इनके बाहर से एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। उसी फ्लूइड मैट्रिक्स को आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वो फ्लूइड मैट्रिक्स जो है प्लांट सेल्स में भी होता है। और इसी फ्लूइड में बेटे वो सारी सेल ऑर्गेनल्स बेटे जो है एग्जिस्ट करती है। इसी फ्लूइड के अंदर, इसी विस्कस फ्लूइड के अंदर, इसी मैट्रिक्स के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अपने तरीके की जो असाइनमेंट्स है, जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करती है। जो एक सेल ऑर्गेनल को फंक्शन परफॉर्म करनी है ना, वो सारी फंक्शंस जो है वो सारा बेटे जो सेल के अंदर कोई भी काम हो रहा है, जो भी ऑर्गेनल बेटे साइटोप्लाज्म में होती है ना, इस फ्लूइड में होती है ना, वो अपनी एक्टिविटी जो है इसी साइटोप्लाज्म में परफॉर्म करती है। और ये साइटोप्लाज्म क्या है बेटे? ये साइटोप्लाज्म याद रखोगे ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। हाँ, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो बेटे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे इस प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाकी ये सेल ऑर्गेनल्स है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इट इज फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर से साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वहां पे भी बेटे फ्लूइड है, लेकिन उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, उस फ्लूइड को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखना है बेटे, जैसे आपने यहाँ पे भी बात की है, ये है साइटोप्लाज्म।
द फ्लूइड व्हिच लाइज इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और अब उस फ्लूइड की बात करेंगे, उस मैट्रिक्स की बेटे बात करेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, उसको बेटे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। हाँ, डिफरेंसेस है, सिमिलरिटीज भी है, इंशाल्लाह वो किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंसेस है। फिलहाल बेटे हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। ये वो फ्लूइड होता है which lies in between, which lies in between, बेटे ये वो फ्लूइड है which lies in between, जो किस किस के बीच में लाई करता है, which lies in between cell membrane and न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बेटे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सारी एक्टिविटीज जो प्लांट सेल की हो या एनिमल सेल की हो वो तो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। तो हम कह सकते हैं ना ये साइटोप्लाज्म जो है ये एक्टिव होता है। एक्टिव क्यों होगा बेटे? इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से। जब साइटोप्लाज्म में डिफरेंट तरह की बेटे एक्टिविटीज होती है ना, एक्टिविटीज परफॉर्म होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है ये बेटे एक्टिव होता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज जो है वो तो साइटोप्लाज्म में ही होती है। और साइटोप्लाज्म में ये सारी एक्टिविटीज होने की वजह से साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होती है। साइटोप्लाज्म में कुछ मोमेंट्स होते हैं जिन मोमेंट्स को हम साइक्लोसिस कहते हैं। उन मोमेंट्स को हम बेटे साइक्लोसिस कहोगे या सिंपली कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किस वजह से होती है? जब इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बेटे परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी कोई एक्टिविटी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविटी करेगा, गोल्गी बॉडी अपनी एक्टिविटी करेगा। वो सारी एक्टिविटी करने की वजह से साइटोप्लाज्म में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, या उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। याद रखना है बेटे, क्योंकि और क्या याद रखोगे साइटोप्लाज्म का, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, हाँ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है उसी को तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? यही बेटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, साल्ट होता है, वाटर होता है, एंजाइम्स होता है, अमीनो एसिड्स होता है। याद रखोगे बेटे जो साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से चीजें होते हैं? सबसे पहले तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, होंगे ना, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स तो इसी साइटोप्लाज्म में फिट हुई होती है। दे आर फिटेड इन साइटोप्लाज्म, ताकि वो बेटे अपने तरीके से डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। और सेल ऑर्गेनेल्स के बगैर क्या क्या है बेटे? राइबोसोम्स होते हैं, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। इस साइटोप्लाज्म में बेटे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के साथ साथ बेटे याद रखोगे लिपिड्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, साल्ट होता है, एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है। इतना बेटे याद रखना। इसी कंपोजिशन को, इसी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बेटे इस तरीके से हमारा जो प्लांट सेल का जो लेक्चर था वो खत्म हो गया है। अब हम बेटे एक डिफरेंस करेंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, क्या फर्क होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है बेटे, पहले आपने सेल पढ़ी है, आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, आपने फंक्शंस भी पढ़ी है। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में होता है उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होता था। जो फंक्शन बेटे प्लांट सेल में परफॉर्म करेगा वही फंक्शन बेटे एनिमल सेल में भी परफॉर्म करेगा। जिस तरीके से गोल्गी बॉडी एनिमल सेल में फंक्शन करती है उसी तरीके से जो गोल्गी बॉडी है वो बेटे प्लांट सेल में भी फंक्शन परफॉर्म करेगी। जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वहां पे लिपिड्स और प्रोटीन्स को बनाया उसी तरीके से एनिमल सेल में भी लिपिड्स और प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। अब हाँ, कई कई पे कुछ डिफरेंसेस है, वो बेटे आपके सामने मैं एक डिफरेंशिएशन करूंगा ताकि बेटे जो है आपको हर एक चीज जो है या हर एक बात जो है रिलेटेड टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वो बेटे क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटे। यहां से लेते हैं प्लांट सेल, यहां से लेते हैं बेटे एनिमल सेल।
अब आप खुद इस काबिल होंगे कि आप डिफरेंसेस जो है खुद कर सकते हो बेटे, खुद लिख सकते हो। पहला पॉइंट बेटे आप याद रखोगे, प्लांट सेल्स का सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। यहां पे क्या कहोगे बेटे, सेल वॉल जो है एब्सेंट होगा। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल की जो शेप है वो फिक्स्ड शेप होती है। यहाँ पे बेटे कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। एनिमल सेल्स में बेटे कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, इनकी जो शेप है वो चेंज होती है, और शेप चेंज होने को हम बेटे पीलियोमॉर्फिक कहते हैं या पीलियोमॉर्फिज्म कहते हैं। फिलहाल आप याद रखिए, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जो प्लांट सेल हमारे पास है उनकी कोई फिक्स्ड शेप, एनिमल सेल जो है उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। डज नॉट पोजेस एनी फिक्स्ड शेप। हाँ, इनमें कोई फिक्स्ड शेप बेटे नहीं होती है। और इसी तरीके से बात करेंगे किनकी, वैक्यूल्स की। यहाँ पे जो है वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बेटे, वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, या सिंपली आप कहोगे लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या कहेंगे बेटे, लार्ज वैक्यूल्स आर एब्सेंट, लार्ज बेटे लार्ज वैक्यूल्स आर एब्सेंट। हाँ, यहाँ पे हो सकते हैं स्मॉल वैक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन बात हो रही है ना किस चीज की, लार्ज वैक्यूल्स की। जो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स आर एब्सेंट। और क्या डिफरेंस है बेटे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, अभी बताया मैंने आपको। जो हमारे पास प्लांट सेल है उनमें बेटे क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है बेटे, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है। क्या बेटे प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगी? हाँ, वाकई में क्यों नहीं करेगी बेटे, प्लांट सेल्स जो है वो तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। किस चीज की वजह से? क्योंकि प्लांट सेल जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, और वही क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल में बेटे एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है। और एक बात याद रखोगे बेटे, क्या कहा मैंने, जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पे होता है प्लांट सेल, हाँ हम याद रखेंगे बेटे, हाँ यहाँ पे याद रखोगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में बेटे जो है फोटोसिंथेसिस हो पाती है, और यहाँ पे इट डजंट टेक प्लेस, यहाँ पे इट डजंट टेक प्लेस बेटे, क्योंकि एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे कोई बेटे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। और मैंने अभी कुछ स्ट्रक्चर्स का बताया था, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बेटे, अगर हमारे पास एक प्लांट सेल है और ये एडजेसेंट में दूसरी प्लांट सेल है, इनके सेल वॉल में बेटे एक चैनल जैसी होती है, इस तरीके की चैनल होती है, जिसको हम बेटे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ही एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ताकि मेरे बेटे जो एक सेल है उसमें कोई चीज जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, या किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इस सेल में वाटर की कमी होगी, इस सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है, तो इस सेल से मेरे बेटे कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस सेल में आएंगे। किसके जरिए आएंगे? इस चैनल के जरिए आएंगे, जिसको हम बेटे प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? प्लाज्मोडेस्मा, या कहेंगे बेटे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में बेटे एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडेस्मा इज प्रेजेंट, और यहाँ पे बेटे प्लाज्मोडेस्मा जो है वो एब्सेंट होता है। तो दिस कंप्लीट्स योर बेटे द यूनिट सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी चीज के साथ बेटे जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह
मिलेंगे विद न्यू चैप्टर। अब हम देखेंगे कौन सा हमारा नया चैप्टर होगा, तो नए लेक्चर में बेटे नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बेटे हाँ, आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, वो जितना भी हमने बेटे सेल यूनिट में जितने भी पॉइंट्स बेटे क्लियर किए हैं, जितने भी डिस्कस किए हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको वो बेटर तरीके से समझ आ गया होगा। हाँ, अब अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आ सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम पे पूरा फोकस करेंगे, पूरा काम प्रॉपर तरीके से हम काम करेंगे, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे और उसके बाद ही बेटे उस चीज को हम रेक्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह।